टूनी सुबह सुबह अपने घर के आंगन में खड़ी तुलसी को पानी दे रही थी। तभी उसके पड़ोस में रहने वाला कालू नाम का एक लड़का है। वो आता है और कहता है, अरे भाभी जी घर पर है क्या? नहीं नहीं कालू जी, भाभी घर पर नहीं बल्कि आंगन में है। दिख नहीं रहा है क्या आपको? दिख तो रहा है वैसे भाभी जी। आज तो आप जरा कुछ ज्यादा अच्छी दिख रही हैं। क्या बोले? भाभी जी मैं कह रहा था कि आप आज बहुत खुश लग रही हैं। अरे हाँ, वो तो मैं हमेशा ही रहती हूँ, इसमें कोई नई बात थोड़ी ना है। ऐसे ही और वो बातें करने लगते हैं। और कुछ देर बाद जब टूनी घर के अंदर जाती है तो उसकी सास मैना उससे कहती है, क्या हुआ बहू, इतना समय कैसे लग गया? अरे वो माँ जी, हम ना तुलसी को पानी दे रहे थे तो तभी पड़ोस के कालू जी आ गए और हमसे वो बतियाने लगे। अरे उस कालू को तो कोई काम है ही नहीं, पूरे दिन निठल्लों की तरह इधर उधर घूमता रहता है। कालू के बारे में बात हो ही रही थी कि तभी कालू भी वहाँ एक कटोरी हाथ में लेकर पहुँच जाता है और कहता है, लगता है हमारे ही बारे में बातें चल रही हैं। लो ये लो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। और तू ये कटोरी लेकर क्यों घूम रहा है? अरे आंटी जी, वो मेरे घर में ना चीनी खत्म हो गई है और मैं चाय बनाने ही जा रहा था तो मैंने सोचा कि अब मैं क्या दुकान पर जाऊं, यहीं से कुछ चीनी मांग लेता हूं, आखिर पड़ोसी किस दिन काम आएंगे। तभी टूनी कहती है, हाँ हाँ सही किया आपने कालू जी, लाइए दीजिए कटोरी, हम अभी आपको चीनी लाकर देते हैं। टूनी काली को एक कटोरी चीनी लाकर देती है और वो कहता है, थैंक यू भाभी जी। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और मैना कहती है, बहू तू ना इसे कम ही मुँह लगाया कर, मुझे ये कतई अच्छा नहीं लगता, पूरे दिन निठल्लों की तरह यहाँ वहाँ घूमता रहता है। अरे माँ जी सही तो है, वो हंसकर दो चार बातें कर लेते हैं, और क्या चाहिए? अरे बहू तू यही तो नहीं जानती, तू बहुत ही मासूम है ना। कालू टूनी के हर दिन कम से कम 10 चक्कर घर में तो लगा ही दिया करता था और टूनी भी उसकी बहुत आओ भगत किया करती थी। कालू जी आप बैठिए, हम आपके लिए चाय और पकौड़ियाँ बना कर लाते हैं। तब तक टूनी की सास भी वहाँ आ जाती है और कहती है, नहीं बहू वो तो नहीं हो पाएगा क्योंकि घर का तेल और सिलेंडर दोनों खत्म हो गया है। और कालू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तुम्हारी बीवी तुम्हें ढूंढ रही है, वैसे तुम कोई काम धंधा क्यों नहीं ढूंढ लेते? कब तक भाभी जी घर पर हैं विभूति जी के जैसे निठल्ले घूमते रहोगे? ये बात सुनकर तो कालू दुम दुबाते हुए वहाँ से भाग जाता है और टूनी और उसकी सास हंसकर मुस्कुराने लगती हैं। दीपकपुर नाम के गांव में दुर्गा नाम की एक औरत अपनी बेटी दीपा और पति रमेश के साथ रहती थी। उसके पति ने कई सारी गाय पाल रखी थी जिसका दूध बेचकर उनका घर चलता था। उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। पर हाँ, रमेश की पत्नी दुर्गा बहुत ही कंजूस स्वभाव की थी। वो कभी भी किसी को भी जरा सी दूध की बूंद भी मुफ्त में नहीं देती थी। एक दिन वो अपनी बेटी से कहती है, अरे दीपा बेटी, तेरे बाबा को हर रोज 2 बार गैलन लेकर दूध लेकर जाना पड़ता है, वो बहुत थक जाते हैं। अगर तू उनकी कुछ मदद कर दिया करे तो उनकी थोड़ी परेशानी कम हो जाएगी। ठीक है माँ, मैं कल से 1 गैलन दूध लेकर बेचने चली जाया करूँगी। हाँ यही सही रहेगा। वैसे बेटी पैसों का थोड़ा ध्यान रखना, पैसों में कोई गड़बड़ी ना हो पाए। अगले दिन से दीपा 1 गैलन दूध लेकर गाँव में बेचने जाने लगी और दूध बेचकर जो पैसे उसे मिले वो उसने अपनी माँ के हाथ में लाकर रख दिए। अब वो हर रोज ऐसे ही दूध बेचने जाने लगी। इससे उसके बाबा का काम भी आधा हो गया। एक दिन जब वो हमेशा की तरह दूध लेकर बेचने जा रही थी तभी उसने शिव जी का मंदिर देखा और वो उस मंदिर के अंदर गई और उसने कुछ दूध शिवलिंग पर चढ़ा दिया। हे भोले बाबा, मैं अब से हर रोज आपको दूध चढ़ाऊंगी। मैं हर रोज यहीं से दूध बेचने जाती हूँ। अब से हर रोज मैं आपसे मिलूंगी। आज पहले के मुकाबले दूध थोड़ा कम हो गया था क्योंकि दीपा ने थोड़ा दूध शिवलिंग पर चढ़ा दिया था। इसलिए आज दीपा को दूध के कम पैसे मिलते हैं। दीपा को अब डर लग रहा था कि उसकी माँ उसे कम पैसे देखकर बहुत डांटेगी। माँ कम पैसे देखकर मुझे जरूर डांटेगी। मैं क्या करूँ? ऐसा करूँगी, माँ से झूठ बोल दूंगी। दीपा ने हमेशा की तरह घर आकर पैसे अपनी माँ को दे दिए और उसकी माँ ने जब पैसे गिने तो वो कम थे। दीपा आज के पैसे कम क्यों हैं बेटी? माँ, कुछ औरतें ना दूध के पतले होने की शिकायत कर रही थी, इसलिए उन्होंने कम पैसे दिए। आप तो जानती हो ना कैसे होते हैं लोग। अब से ना तुम गायों को थोड़ा अच्छा चारा खिलाओ माँ, दूध गाढ़ा आएगा। पर तेरे पापा को तो कभी लोग ये बात नहीं कहते। माँ मैंने कहा कुछ औरतें। दीपा ऐसे ही कर
करती। वो हर रोज दूध बेचने जाते समय कुछ दूध शिवलिंग पर चढ़ा देती। ऐसे ही एक दिन उसके बाबा की तबीयत बहुत खराब हो गई और वो बिस्तर पर पड़ गए। तब दुर्गा ने कहा, दीपा, कल से मैं भी तेरे साथ दूध बेचने चलूंगी। अगले दिन से दुर्गा भी दीपा के साथ जाने लगी। पर दीपा जब शिव जी के मंदिर के सामने से गुजरी तो उसके मन ही मन कहा, हे भोले बाबा, मुझे क्षमा करना, मैं आज आपको दूध नहीं चढ़ा सकती। आज मेरी माँ मेरे साथ है। दीपा ने आज शिवलिंग पर दूध नहीं चढ़ाया और ऐसे ही उसकी माँ उसके साथ कुछ और दिन आई और दीपा उन दिनों में भी शिवलिंग पर दूध नहीं चढ़ा सकी। एक दिन वो उदास होकर अपने कमरे में बैठी थी कि तभी उसके सामने शिव और पार्वती प्रकट हुए और बोले, दीपा बेटी, अब तुम मुझे दूध नहीं देने आती हो। पता है मैं कितने दिनों से भूखा हूँ। मैं तुम्हारी रोज बाट देखता हूँ पर तुम कभी भी नहीं आती। क्या हुआ बेटी? हे महादेव, मुझे क्षमा करें, पर मैं क्या करूं? मेरी माँ मेरे साथ होती है और उन्हीं के डर से मैं आपको दूध नहीं चढ़ाने आ पाती और मेरे बाबा की तबीयत भी ठीक नहीं है। बाबा, अच्छा तो ये बात है, इसका समाधान हो जाएगा बेटी और तुझे किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। ऐसा कहकर शिव पार्वती अंतर ध्यान हो जाते हैं और दीपा सो जाती है। अगले दिन जब वो जागती है तो देखती है कि उसका घर तो एक सुंदर और बड़े महल में बदल गया है और घर में किसी चीज की कमी नहीं है। तभी उसके बाबा उसके पास आते हैं। वो भी बहुत हैरान थे पर वो अब ठीक हो चुके थे। बेटी दीपा, ये क्या हुआ? लगता है बाबा ये शिव जी का चमत्कार है। कल उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था। दीपा अपने माँ बाबा को पूरी बात बताती है और दुर्गा को ये सुनकर बहुत दुख होता है। उसी दिन से वो तीनों शिव जी के मंदिर जाते हैं और शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं और दुर्गा अपनी कंजूसी के लिए क्षमा मांगती है और अपनी कंजूसी पना छोड़ देती है और फिर वो सभी मिलकर गरीबों को दान करते हैं और उनको भोजन करवाते हैं। नंदनपुर में पीलू चिड़िया नई नई शादी करके बबलू कबूतर के घर आई थी। उसने सोचा था कि जो भी दुख तकलीफें उसने अपने मायके में देखी है वो उसे ससुराल में देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि बबलू कबूतर का बहुत बड़ा कारोबार था और ससुराल में सिर्फ उसकी सास और एक बबलू की बहन थी। थोड़े दिन हंसी खुशी बीते पर कुछ दिनों बाद बबलू कबूतर बहुत दुखी मन से घर लौटा। बबलू कबूतर पीलू से कहता है, क्या बताऊं पीलू, कारोबार में बहुत नुकसान हुआ है जिसकी वजह से कारोबार अब बंद करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर पीलू घबरा जाती है। पीलू कहती है, बबलू अब हम क्या करेंगे, क्योंकि अब तो हमें बच्चा भी होने वाला है। बबलू उसको सांत्वना देता है और कहता है, पीलू तू परेशान मत हो, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लूंगा। ऐसे ही समय बीतता है और पीलू को एक बच्ची होती है, लेकिन अभी तक बबलू का कोई भी काम नहीं जमता है। बबलू की माँ उससे कहती है, बबलू जल्दी से कोई नौकरी देख, तेरी बहन की शादी भी करानी है, ऐसे वो कब तक घर में रहेगी, तेरे को तो एक बेटी भी हो गई है। ये सुनकर बबलू भी परेशान होता है, लेकिन उसको फिर भी नौकरी नहीं लगती है। वो दिन भर यहाँ से वहाँ भटकता है। फिर एक दिन बबलू पीलू से कहता है, देख पीलू, मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ फिर भी मेरा काम नहीं लग रहा है। एक काम करते हैं, ये घर बेच देते हैं, उससे जो पैसा मिलेगा उससे बहन की शादी करा देंगे और थोड़ा पैसा अपनी बच्ची की परवरिश में भी काम आ जाएगा। ये सुनकर पीलू और दुखी होती है, लेकिन मजबूरी में उन्हें अपना घर बेचना पड़ जाता है। एक साल और बीत जाता है। पीलू और बबलू की बच्ची बड़ी होने लगती है, लेकिन घर में तंगी बढ़ने लगती है। अब माँ की तबीयत भी खराब रहने लगी थी। पीलू बबलू से कहती है, बबलू तुम कहो तो मैं कुछ काम करूँ, ऐसे घर कैसे चलेगा, माँ की तबीयत खराब है, हमारा घर बिक गया और बच्ची भी बड़ी हो रही है, अब क्या करेंगे। बबलू भी गुस्से में आ जाता है और कहता है, पीलू तू मुझे बार बार क्या ताना देती रहती है, दिन रात मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ लेकिन कोई मुझे काम ही नहीं दे रहा है, मैं क्या करूँ। ऐसा सुनकर बबलू की माँ पीलू से कहती है, बेटा हमारे यहाँ लड़कियाँ काम नहीं करती हैं। पीलू मन मार के रह जाती है। एक दिन दोपहर में बहुत गर्मी थी। बबलू नौकरी की तलाश में यहाँ वहाँ उड़ रहा था, तभी उसे जोर से चक्कर आ जाता
जाता है और वो जमीन पर बहुत जोर से गिरता है। बबलू के हाथ पांव टूट जाते हैं। पीलू पर मुसीबत का और बड़ा पहाड़ टूट पड़ता है। पीलू अब अपनी सास से कहती है, माँ जी अब तो मुझे कुछ न कुछ काम करना ही पड़ेगा। इनकी हालत देखिए, आपकी तबीयत भी खराब ही है और हमारी बेटी को भी तो अच्छा जीवन देना है कि नहीं। बबलू की माँ कहती है, बेटा तू सही कह रही है, लेकिन अपने पास पैसे नहीं है, तू क्या काम करेगी। पीलू कहती है, माँ जी कोई न कोई रास्ता जरूर निकल आएगा, मैं कोशिश तो करूँ कम से कम। और पीलू काम की तलाश में जंगल में यहाँ वहाँ भटकने लगती है और उसको एक चिड़ा मिलता है। वो चिड़ा है गोलू। गोलू चिड़ा पीलू का बचपन का एक दोस्त था, जिसको पीलू अपना भाई मानती थी। गोलू भी उसे अपनी छोटी बहन की तरह मानता था। गोलू पीलू को देखकर कहता है, पीलू अरे कहाँ भटक रही हो। पीलू कहती है, अरे गोलू भैया आप, मैं तो नौकरी की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रही थी। गोलू पीलू से उसके हाल चाल पूछता है। पीलू अपने दुख भरी बात बताती है कि कैसे उसके पति के हाथ पांव टूट गए, कैसे उनका घर बिक गया और आज उनके घर में खाने के लिए भी अनाज नहीं है। ये सुनकर गोलू बहुत दुखी होता है। वो कहता है, पीलू तू फिक्र मत कर, मैं तेरी मदद करूँगा। वो उसे अपनी दुकान की तरफ लेके जाता है और पीलू को सोने के, चांदी के और दूसरे गहने से जड़े हुए चूड़ियाँ दिखाता है और कहता है, देख पीलू ये चूड़ियाँ तू मुझसे लेके जा और बेचने लग। इसका मुनाफे का हिस्सा तू भी रखना, इससे तेरा घर का खर्च तो निकल ही जाएगा। फिर जब तू अच्छी बिक्री करने लगेगी तब मैं तुझे और भी चूड़ियाँ दे दूंगा। पीलू बहुत खुश होती है और वो चूड़ियाँ लेकर जंगल जाती है। चूड़ियाँ ले लो, रंग बिरंगी चूड़ियाँ ले लो, सोने की, चांदी की, हीरे जवाहरात की चूड़ियाँ ले लो। धीरे धीरे काफी सारी पक्षियाँ वहाँ पर जमा हो जाती हैं और पीलू के अच्छे व्यवहार और चूड़ियों की डिजाइन से वे मोहित हो जाती हैं और पीलू से चूड़ियाँ खरीद लेती हैं। पीलू की मेहनत से उसका चूड़ियों का कारोबार जम जाता है और गोलू उसे और भी चूड़ियाँ देता है बेचने के लिए। थोड़े ही समय पर बबलू की तबीयत भी ठीक होने लगती है, क्योंकि अब उसे अच्छा इलाज मिलने लगता है। जब बबलू पूरी तरह से ठीक हो जाता है तो उससे मिलने के लिए गोलू आता है। गोलू बबलू से कहता है, अरे जीजा जी देखिए पीलू ने कितनी मेहनत से चूड़ियाँ बेचने लगी। बबलू कहता है, अरे गोलू भाई तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने इतनी मुसीबत में हमारा साथ दिया। और थोड़े दिनों बाद बबलू भी पीलू का साथ देने लगता है और इस तरह से दोनों पति पत्नी चूड़ियों का अच्छा खासा व्यापार खड़ा कर देते हैं। गोलू अब उनका बिजनेस पार्टनर बन जाता है। इस तरह पीलू की मेहनत और सहन शक्ति रंग लाती है। ग्वालियर के जंगल में पीलू चिड़िया रहती थी। उसकी पढ़ाई इंजीनियरिंग में हुई थी। वो बहुत मेहनत और तेज दिमाग की चिड़िया थी। वो शहर में बहुत से बिजनेस को समझने के बाद खिलौने बेचने की दुकान खोलती है। पीलू बहुत वैरायटी के खिलौनों को बेचा करती थी। एक दिन गांव का प्रधान कड़क सेठ अपनी पत्नी बबली चिड़िया के साथ पीलू की दुकान में आता है। पीलू, हमने तुम्हारे खिलौने के बारे में बहुत सुने हैं, हमें कुछ इम्पोर्टेड खिलौने दिखाओ। हम कालू की दुकान में गए थे, लेकिन हमें वहाँ कुछ पसंद नहीं आया। 10 दिन बाद हमारे घर में हमारी पोती की बर्थडे पार्टी है। रिटर्न गिफ्ट के लिए 50 खिलौने चाहिए और हमारी पोती के लिए सबसे अच्छा खिलौना उसे गिफ्ट के लिए, चाहे महंगा हो या सस्ता, खिलौना बढ़िया होना चाहिए। आप मेरी दुकान में आए, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कड़क सर। बबली मैडम जी, मैं आपको खिलौने दिखाती हूँ, आप जो पसंद करोगे उसका ऑर्डर दे दीजिए, मैं आपको डिलीवर कर दूंगी। इसके बाद पीलू उन्हें बहुत से खिलौने दिखाती है। कड़क और बबली उससे बहुत खुश होते हैं और बड़ा सा ऑर्डर और एडवांस देकर वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर कालू जल उठता है। उसकी पीलू की दुकान के सामने ही खिलौने की दुकान थी। ये कल की लड़की पीलू की दुकान पर कड़क सेठ इतना बड़ा ऑर्डर करके गया है, इसके कारण मुझे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है।
इसकी दुकान बंद करवानी पड़ेगी। रात में कालू कुछ बदमाशों को पैसे देता है। ये लो पैसे और पीलू की दुकान को तोड़ फोड़ कर कचरे का ढेर बना दो। फिर वो बदमाश पीलू की दुकान को पूरी तरह से तोड़ फोड़ देते हैं। अगले दिन पीलू अपनी दुकान जाती है। ये क्या हो गया है? मैं तो बर्बाद हो गई, पूरी दुकान ही उजड़ गई है। कौन आया था मेरी दुकान को तहस नहस करने के लिए? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? अब मैं इस नुकसान को कैसे झेलूंगी? कड़क सेठ का इतना बड़ा ऑर्डर मैं कैसे पूरा करूंगी? पीलू को रोता हुआ देखकर हरिया काका उसके पास आता है और कहता है, पीलू बेटी, तुम निराश मत हो, हिम्मत रखो। अगर तुम अपनी मेहनत से अपने खिलौने की दुकान शुरू करके इतना अच्छा ऑर्डर ले सकती हो तो इस मुसीबत से भी बचकर निकल सकती हो। लेकिन काका, इस नुकसान के बाद मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो मैं कड़क सेठ का ऑर्डर पूरा कर सकूं, और खिलौना बनाने की मशीन तो है नहीं कि खिलौने बना लूं। बेटी, मैं एक प्लास्टिक की फैक्ट्री का मालिक था, अब वो फैक्ट्री बंद पड़ी है। अगर तुम उस फैक्ट्री का इस्तेमाल खिलौना बनाने में कर सको तो। पीलू को हरिया अपनी फैक्ट्री लेकर जाता है। ये देखो बेटी, मैं पहले ये फैक्ट्री चलाता था, लेकिन मेरी उम्र होने की वजह से मैं काम करना बंद कर दिया हूँ। इन पुरानी मशीनों के साथ तुम कुछ कर लो। फिर 2 दिन की मेहनत के बाद पीलू उन मशीन के साथ खिलौना बनाने में कामयाब हो जाती है। वाह बेटी, तू बहुत ही होशियार है। आपका बहुत धन्यवाद काका। अब मेरे नुकसान की भरपाई हो चुकी है और अब मैं कड़क सेठ और बबली मैडम का ऑर्डर पूरा कर सकूंगी। लेकिन कालू फिर से उसे नुकसान पहुंचाने की सोचता है और वो उसकी फैक्ट्री में आग लगाने के लिए जाता है। लेकिन जैसे ही कालू उसकी फैक्ट्री के अंदर आग लेकर घुसता है, उस पर पानी की बारिश हो जाती है और जोर जोर से सायरन बज उठता है। कालू, तुम मेरी फैक्ट्री में आग लगाने के लिए आए थे? तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुमने ही मेरी दुकान को नुकसान पहुंचाए थे। कालू वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कड़क सेठ के आदमी उसको पकड़कर पुलिस में दे देते हैं। कड़क सेठ अपनी पोती के खिलौने की सिक्योरिटी के लिए गार्ड्स लाए थे कि अब कोई फिर से मेरी दुकान में हमला करके खिलौनों को नुकसान न पहुंचा पाए। इस तरह से पीलू खिलौनों की मशीन के साथ अपना ऑर्डर पूरा करने में कामयाब होती है। पीलू खिलौनों की मशीन से खुद से खिलौने बनाने लगती है। पीलू का बहुत जल्द बहुत नाम हो जाता है और बहुत फायदा होता है। हरिया काका, आपका बहुत धन्यवाद। मैं अपने कारोबार में बहुत तरक्की कर रही हूँ। बेटी, ये तेरी मेहनत का नतीजा है। और फिर पीलू की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री हो गई। पीलू अब हंसी खुशी रहने लगी। भोपालगंज गांव के जंगल में पीलू का केलों का खेत था और वो केले सप्लाई करने का काम किया करती थी। इस बार केले की फसल बहुत अच्छी हुई है, बहुत बढ़िया इसकी बिक्री होगी। मुझे तो 2 ट्रक और खरीदने पड़ेंगे और तो और खेत की रखवाली के लिए भी नया चौकीदार लगेगा। उसके पास हरिया काका चौकीदारी करता था। हरिया काका की उम्र हो चुकी थी। हरिया, तुमने मेरे लिए बहुत साल काम किया है, तुम बहुत ईमानदार हो, लेकिन अब तुम्हारी उम्र हो चुकी है, इसलिए अब तुम चौकीदारी का नौकरी के लायक नहीं रहे। अब तुम घर में ही आराम करो, मैं नया चौकीदार रख लूंगी। अरे पीलू मैडम, नया क्यों? मेरा लड़का बंटी है ना, उसको आप चौकीदार बना लो। पर आप तो कहते थे कि वो मोबाइल में ही खेल खेलता रहता है। हाँ, कुछ काम करेगा तो मोबाइल भी छूट जाएगी। फिर पीलू तैयार हो जाती है और हरिया घर आकर अपने बेटे से मिलवाता है। बंटी अभी भी फोन में ही खेल खेल रहा था। अरे नालायक, दिन भर फोन में ही घुसा रहता है। मेरी बात सुन, मैं अब नौकरी से निकाला गया हूँ और तुझे चौकीदार की नौकरी में लगाया हूँ, पीलू मैडम के केले के खेत में। अरे
पिताजी, मैं चौकीदारी नहीं कर सकता, मुझे गेम खेलना है। तुझे अब से मोबाइल रिचार्ज के पैसे नहीं मिलेंगे, खुद कमा और खुद रिचार्ज करना। एक तू है, इतना बड़ा हो गया है और मोबाइल गेम खेलता रहता है, और एक पीलू मैडम है जो इतनी कम उम्र में पूरा कारोबार संभाल के रखी हुई है। अरे पिताजी, ताने मारना बंद करो, मैं नौकरी कर लूँगा। फिर बंटी पीलू के खेत में जाता है। सुनो, तुम्हें पूरे खेत की निगरानी करनी है, एक भी केला चोरी ना होने पाए। और हाँ, तुम जब ड्यूटी पर रहोगे उतने समय तक मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करना है। कोई भी गलती हुई तो तुम्हारी खैर नहीं। बंटी हाँ में हाँ मिलाता है और ड्यूटी करने लगता है, लेकिन जल्द ही बोर हो जाता है। अरे ये कैसी बोरिंग नौकरी है, केले ही तो है, कोई एक दो ले गया तो क्या। मेरे सारे दोस्त ऑनलाइन मोबाइल में गेम खेल रहे हैं और मैं यहाँ बैठा हूँ। एक काम करता हूँ, मैं केले में ही मोबाइल डाल देता हूँ, मैडम को पता नहीं चलेगा और मैं केले में गेम खेला करूँगा। ऐसे ही एक दिन पीलू उसे देखती है। अरे तुम हर समय ये केला क्यों देखते रहते हो? तुम्हें केले के खेत की निगरानी करनी है, केले की नहीं। अब वो मैडम, ये केला मुझे मेरी ड्यूटी याद दिलाता है। पीलू ये सुनकर खुश हो जाती है और इसका फायदा उठाकर बंटी गेम खेलता रहता है और उसके पीछे से चोर केले चुरा कर ले जाते थे। एक दिन अचानक से पीलू उसको केले से बात करते हुए देखती है। ये पागल हो गया है क्या? केले से बात कर रहा है। लगता है इसने केले में मोबाइल छुपा कर रखा हुआ है और मुझे बेवकूफ बना रहा है। अरे दोस्त, मैं यहाँ मजे से केले में मोबाइल छुपाया हुआ हूँ और कुछ केले चोरी भी हो गए तो किसको पता चलता है। पीलू तुरंत जाकर बंटी को पकड़ लेती है और उसे केला फोन छीन लेती है। तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम केले में फोन लगाकर बकवास कर रहे हो। अब तुम यहाँ खेती करोगे और जितने केले चोरी हुए हैं उतने पेड़ उगाकर मेरे नुकसान की भरपाई करोगे। उसके बाद ही तुम्हें तुम्हारा फोन मिलेगा। पीलू मैडम, मुझे माफ कर दो, मेरी पिताजी इतने ईमानदार थे और मैं नालायक निकला। अब से मैं पूरी ईमानदारी से काम करूँगा। ये सुनकर बंटी शर्मिंदा हो जाता है। वो पीलू से माफी मांगता है और ईमानदारी से खेती करता है और पीलू को जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई करता है। फिर पीलू को उसकी फसल से फायदा होता है और बंटी को ईमानदारी का सबक मिलता है।